गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का और राउल्ट नियम से संबंधित गणनाएं कैसे हल की जाएंगी, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में किए थे। इसी में जो नोट्स PDF भेजा गया था उसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भेजे थे, इसे समझ लें। उसके बाद विलयन का दूसरा भाग अणुसंख्य गुणधर्म की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, एजियोट्रॉपिक या स्थिर क्वाथी मिश्रण उसे कहा जाता है जब दो द्रव परस्पर मिश्रित होते हैं और गर्म करने पर दोनों एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः दोनों एक साथ द्रव में बदल जाते हैं। उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसे इस प्रकार समझें कि जैसे दो द्रव हैं ए और बी और इनके क्वथनांक हैं, ए का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और बी का क्वथनांक है 80 डिग्री सेल्सियस और दोनों मिले हुए हैं। और अब इन दोनों का क्वथनांक हो जा रहा है 120 डिग्री सेल्सियस, 120। तो दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनका निश्चित क्वथनांक होता है, जो उसी क्वथनांक पर एक साथ वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा किए जाने पर पुनः द्रव में बदल जाते हैं, उनको स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे यदि ए और बी जिनके क्वथनांक अलग अलग हैं, इन्हें मिश्रित किया जाए और क्वथनांक निश्चित हो जाए दोनों मिश्रण का 120 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर ये दोनों एक साथ वाष्प में बदल जाएं और ठंडा करने पर पुनः एक साथ द्रव में बदल जाएं, इनके संगठन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें। दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और ख़ास बात यह है जो आपको याद रखना है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। प्रभाजी आसवन क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझ लें। प्रभाजी आसवन क्या है? यदि दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर हो, दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर है और इन्हें अलग करना चाहते हैं। दो द्रव हैं जिनके क्वथनांक में अंतर है और इन्हें आसवन द्वारा अलग करना चाहते हैं, आसवन द्वारा अलग करना चाहते हैं। तो प्रभाजी आसवन क्या है आप जानिए। प्रभाजी आसवन किसको कहते हैं? जैसे ए और बी को एक फ्लास्क में ले लें गर्म करने के लिए। आप समझ लें प्रभाजी आसवन क्या है। ए और बी परस्पर मिश्रित हैं, इनके क्वथनांक में अंतर है 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। अब इन्हें आसवन द्वारा अलग करना है तो इन्हें एक पात्र में ले लें गर्म करने के लिए। इसको कहेंगे आसवन फ्लास्क। क्या कहेंगे? आसवन फ्लास्क। जिसमें द्रव को उबाला जाएगा, गर्म किया जाएगा, उसे आसवन फ्लास्क कहते हैं। और अब गर्म करेंगे बर्नर की सहायता से। बर्नर की सहायता से इसे गर्म कर रहे हैं तो दोनों द्रवों की वाष्प ऊपर उठेगी और ये प्रभाजक स्तंभ है। द्रवों के ऊपर उठने वाले वाष्प के मार्ग में बाधा, तो इस दोनों द्रवों की वाष्प ऊपर उठेगी और इस बाधा को पार करते समय जिसका क्वथनांक कम होगा वो इस बाधा को पार कर पाएगा और जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो ठंडा होकर वापस पुनः इसी द्रव में, इसी फ्लास्क में लौट आएगा। जैसे ए और बी में ए का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, बी का 80। तो जब ए और बी की वाष्प ऊपर उठेगी तो प्रभाजक स्तंभ में ये ठंडी होगी
और 100 डिग्री से अधिक क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प वापस लौट आएगी, ए वापस लौट आएगी, इसका क्वथनांक अधिक है। इस बाधा को केवल कम क्वथनांक की द्रव की वाष्प पार कर पाएगी और बी इस बाधा को पार करते हुए बाहर आएगी और ग्राही में एकत्र हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखो, आसवन फ्लास्क में बचा रह जाएगा ए जिसका क्वथनांक अधिक है, और ग्राही में, ये ग्राही है, ग्राही में प्राप्त हो जाएगा बी, तो बी यहाँ प्राप्त होगा, ए इसमें शेष रह जाएगा। ये क्रिया कहलाती है प्रभाजी आसवन। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक निश्चित क्वथनांक है। यदि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है और इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प में बदलेगा, दोनों द्रवों की वाष्प बाहर निकलेगी और ग्राही में ए और बी के रूप में ठंडी हो जाएगी। तो इनको अलग नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, उसी क्वथनांक पर दोनों एक साथ वाष्प में बदलते हैं और ठंडा किए जाने पर पुनः द्रव में बदल जाते हैं, उनको स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निम्नतम क्वथनांकी, उच्चतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी वे होते हैं जिनमें मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से कम रहता है। जैसे ए का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और बी का 80 है। यदि इसका क्वथनांक हो 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख रहे हैं कि ए का क्वथनांक 100 और बी का क्वथनांक 80 और इन दोनों से कम क्वथनांक है मिश्रण का 65 डिग्री सेल्सियस, तो ये मिश्रण कहा जाएगा ए प्लस बी निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और यदि इन दोनों का क्वथनांक इससे अधिक हो, जैसे एक का 100 है, दूसरे का 80 है और मिश्रण का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो, 120, तो आप देख लीजिए ए से अधिक है क्वथनांक और बी से अधिक है क्वथनांक, इसका 100, इसका 120, इसका 80, 120, तो इस मिश्रण को कहा जाएगा उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। प्यारे बच्चों, इनके तीन उदाहरण यहाँ लिखे हैं। जल एथिल अल्कोहल एक मिश्रण, क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल तीसरा, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये निम्न क्वथनांकी हैं। इनमें मिश्रण का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से कम रहता है। एक दूसरा 3 उदाहरण लिखे हैं। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, जल, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये उच्च क्वथनांकी हैं। इसमें मिश्रण का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से अधिक रहता है। ये उदाहरण निम्नतम क्वथनांकी के 3 और उच्चतम क्वथनांकी के 3 अनिवार्य रूप से याद कर लें। कंपटीशन परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण कौन है। 3 ये दिए रहेंगे और 1 ये दिया रहेगा, तो आपको इसको टिक करना है। और अगर मान लीजिए यह कह दिया गया कि निम्नलिखित में से निम्नतम क्वथनांकी कौन है, तो 3 ये दिए रहेंगे, 1 ये दिया रहेगा कोई, तो ये आपको टिक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन 3 उदाहरणों को निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम क्वथनांकी में याद कर लें और कंपटीशन परीक्षाओं में इसका उत्तर दे पाएँ। चलिए अब इसके बाद अध्ययन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। प्यारे बच्चों, विलयन के गुण विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि ग्लूकोज का विलयन हो तो रासायनिक गुण ग्लूकोज का दर्शाएगा। नमक का विलयन हो तो रासायनिक गुण नमक का दर्शाएगा। सुक्रोज का विलयन हो तो उस विलयन का रासायनिक गुण सुक्रोज का होगा।
यानी विलयन के गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जबकि विलयन के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो विलेय या विलायक के संगठन इनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कण मतलब अणु या आयन। ऐसे जो गुण, भौतिक गुण, विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय या विलायक की रासायनिक प्रकृति या संगठन पर नहीं, बल्कि विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। इसे इस तरह से आप समझें, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इसे समझने का प्रयास करें। जैसे नमक का विलयन है, NaCl का, नमक का विलयन है और ग्लूकोज का विलयन है C6H12O6। नमक और ग्लूकोज का विलयन, एक विलयन है NaCl का, नमक का, दूसरा विलयन है ग्लूकोज का। तो इस विलयन का रासायनिक गुण नमक का होगा और इस विलयन का रासायनिक गुण ग्लूकोज का होगा। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं विलयन के जो विलेय या विलायक की रासायनिक प्रकृति पर नहीं, बल्कि कणों की निश्चित संख्या पर निर्भर करते हैं। निश्चित आयतन में, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या, और ये कण होते हैं अणु या आयन पर निर्भर करते हैं, उनको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे ये नमक है, दोनों की सांद्रता समान है, ये है 0.1 m विलयन और ये भी है 0.1 m विलयन, दोनों की सांद्रता समान है। नमक ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये आयनित होकर बनाएगा Na++Cl-, लेकिन ग्लूकोज वैद्युत अनअपघट्य है, ये अणुओं के रूप में ही रहेगा, ये अणु के रूप में रहेगा और ये आयन के रूप में। तो अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करेंगे कणों की संख्या पर। आप देख रहे हैं इसमें कण अगर एक है तो इसमें आयन 1 और 1 2 हैं, तो अणुसंख्य गुणधर्म ग्लूकोज की तुलना में NaCl का दुगना होगा। यदि ये CaCl2 हो, CaCl2, तो ये आयनित हो जाएगा Ca+++2Cl-, 3 आयन उत्पन्न करेगा, एक Ca++, 2 आयन Cl-, तो कुल आयन हो जाएंगे इसमें 3 आयन होंगे और इसमें एक ही अणु रहेगा। तो ग्लूकोज की तुलना में कैल्शियम क्लोराइड विलयन अगर समान सांद्रता का हो तो अणुसंख्य गुणधर्म का प्रभाव 3 गुना होगा। तो प्यारे बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में विद्यमान या उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे कुछ अणुसंख्य गुणधर्म में एक है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। और परासरण दाब क्या है, ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि परासरण क्रिया क्या है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। प्यारे बच्चों, पदार्थों की पतली परत को झिल्ली कहते हैं और झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। यदि ये किसी पदार्थ की पतली परत है, तो ये झिल्ली होगी। और झिल्लियाँ 3 प्रकार की हैं। एक वे झिल्लियाँ जो विलेय तथा विलायक अणुओं को आर पार नहीं होने देती। विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। वे झिल्लियाँ जो विलेय और विलायक अणुओं को आर पार नहीं होने देती, वो कहलाती हैं अपारगम्य। और वे झिल्लियाँ जो विलेय तथा विलायक दोनों अणुओं को आर पार होने देती हैं,
उन्हें पारगम्य कहते हैं। परमिएबल, इम्परमिएबल अपारगम्य और परमिएबल पारगम्य। अब इन दोनों के बीच में एक झिल्ली होती है जो विलेय अणुओं को आर पार नहीं होने देती, विलयन के विलेय अणुओं को आर पार होने नहीं देती, लेकिन विलायक अणुओं को आर पार होने देती है। ऐसी झिल्लियों को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। फिर से सुन लें, पदार्थों की पतली परत को झिल्लियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य। अपारगम्य वे झिल्लियां हैं जो विलयन के विलेय और विलायक अणुओं को आर पार नहीं होने देती, और पारगम्य वे होती हैं जो विलेय और विलायक दोनों अणुओं को आर पार होने देती हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्लियां वे होती हैं जो विलयन के विलेय अणुओं को आर पार नहीं होने देती, लेकिन विलायक अणुओं को आर पार होने देती हैं। उनको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे अंडे की झिल्ली, बकरे का आमाशय, चर्मपत्र, ये कोशिका की झिल्लियाँ, ये सब सेमी परमिएबल होती हैं और ये प्राकृतिक हैं। इसी तरह से कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलुलोज एसीटेट, ये प्रयोगशाला में निर्मित कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। तो आप समझ गए कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या हैं। अब आपको जानना है ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस विलेय ऑस्मोसिस क्रिया क्या है, इसको आप जानिए। विलयन, इधर ये लीजिए विलयन, और इधर शुद्ध विलायक। विलयन और विलायक को विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया जाए। अर्धपारगम्य झिल्ली, देखिए विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक अणुओं का विलयन की ओर स्वतः गमन ये क्रिया परासरण कहलाती है। परासरण, फिर से ध्यान दें, विलयन तथा शुद्ध विलायक को या 2 भिन्न सांद्रता के विलयनों को, विलयन तथा शुद्ध विलायक को या 2 भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर जब विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर या विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करने लगते हैं, स्वतः गमन करने लगते हैं, तो ये विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गमन कहलाता है ऑस्मोसिस, परासरण। और परासरण दाब क्या है? विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए। विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दें तो परासरण की क्रिया होगी, परासरण की क्रिया होगी। समझ लें, परासरण अगर आप जान गए तो परासरण दाब क्या है ये समझना सरल है। विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर देने पर परासरण क्रिया को रोकने हेतु विलयन पर आरोपित न्यूनतम दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। फिर से सुन लें, शुद्ध विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर देने पर परासरण क्रिया को रोकने हेतु विलायक पर आरोपित न्यूनतम दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। देखिए, ये विलायक है और ये विलयन है। जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करेंगे तो विलायक के अणु विलयन की ओर चलने लगेंगे, जिससे विलयन के आयतन में वृद्धि होगी। विलयन की आयतन में वृद्धि न हो तो दाब आरोपित करें परासरण क्रिया को रोकने के लिए। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी वो इस विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। समपराशरी विलयन, सम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन वे विलयन होते हैं जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर देने पर परासरण क्रिया नहीं होती। दोनों का परासरण दाब समान रहता है। यदि ये विलयन ए है और ये विलयन A2 है, दोनों विलयन हैं, और इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दें और परासरण क्रिया न हो
तो विलयन A1 और A2 दोनों समपराशरी हैं, इनके परासरण दाब एक समान होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। अन्य बातें विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।